हेलो दोस्तों। अब अपन बात करेंगे बायोलॉजी का। जो टॉपिक है अपना वो है सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ। सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ क्लियर है दोस्तों। लार ग्रंथियाँ इससे पहले अपन ने बात की थी यकृत, पैनक्रियाज, अग्नाशय, और उसके बाद अपन बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों से रिलेटेड। सहायक जो पाचक ग्रंथियां हैं उसमें 3 हैं दोस्तों। कौन कौन सी? पहली अपन ने लीवर पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर पैनक्रियाज, और उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। दोस्तों लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं। उसके बाद अपन सलाइवा या रोहित पाटीदार, बिल्कुल स्वागत है रोहित लाइव क्लास में, है ना। जुड़ जाइए जल्दी से जितने भी लोग लाइव क्लास में हैं। खुशबू पाटीदार, बिल्कुल खुशबू स्वागत है, वेलकम है लाइव क्लास में। 5 लोग जुड़े हैं, लाइक भी करते रहिए। 5 लोग जुड़े हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सलाइवरी ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, है ना, या लार ग्रंथियां कह सकते हैं। राजा मीणा, बिल्कुल स्वागत है राजा, जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। आज का टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड्स। कमलेश भगोरा, हेलो सर, हेलो कमलेश, वेरी वेरी वेलकम। यहाँ देख लीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी है ये बात आपको देखनी है। चलो अपन शुरू कर देते हैं, लोग अपने आप जुड़ते रहेंगे, अपन बात करते रहेंगे। मानव के अंदर जो लार ग्रंथियाँ हैं, काजल पाटीदार, बिल्कुल काजल स्वागत है लाइव क्लास में। लार ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर, MKI वो अच्छा, बिल्कुल मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। रिया, मनीषा पाटीदार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बायोलॉजी में अपन बात करेंगे, अग्नाशय कल कंप्लीट हो गया था। अब अपन अर्पिता जोशी, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, जुड़ जाइए सभी। इसमें बात कर रहे हैं लार ग्रंथियों के बारे में। मनीषा पाटीदार, वेरी गुड इवनिंग। विशाल शर्मा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग विशाल, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। 13 लोग अभी लाइव आ चुके हैं। जो भी लाइव है वो कम से कम लाइक ज़रूर करें, शेयर करें चीज़ों को, ताकि और भी लोगों से जुड़ सकें। कौन है? मोनिका सोहेल, बिल्कुल मोनिका सोहेल स्वागत है। चलो अब अपन बात कर ही लेते हैं किसके बारे में? लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए अब अपन बात कर लेते हैं। लार ग्रंथि, पहली ग्रंथि का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि। क्या नाम है दोस्तों? पैरोटिड। बड़े ध्यान से देखना है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, उसको हिंदी में कर्णमूल भी कहते हैं। कर्णमूल, कर्णमूल। प्रियंका मीणा, बिल्कुल प्रियंका, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है बायोलॉजी की लाइव क्लास में। लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक लार ग्रंथि जो है वो है पैरोटिड। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, या हिंदी में अधोहनु, अधोहनु। और तीसरी जो है वो सब लिंगवल या अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, जीभ के नीचे। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ, 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स। दिलकुश चांदना, प्रधान, आकाश और दीक्षा, तीनों का, चारों का बहुत बहुत स्वागत। सुरेश पाटीदार, परी पाटीदार, बिल्कुल परी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव क्लास में। दोस्तों लार ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो मानव के अंदर 3 जो लार ग्रंथियाँ हैं, 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ, उनके नाम देखिए। पैरोटिड लार ग्रंथि, हिंदी में कर्णमूल। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसको हिंदी में कहेंगे अधोहनु। और तीसरी कौन सी है? सब लिंगवल, इसको हिंदी में कहेंगे अधोजिह्वा। मतलब 3 प्रकार की अपने पास लार ग्रंथियां हैं। पैरोटिड या कर्णमूल, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, अधोहनु, और सब लिंगवल को क्या कहेंगे? अधोजिह्वा। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार की अपने अंदर लार ग्रंथियां होती है।
सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि की, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्णमूल। क्लियर? पहला जो पॉइंट है वो है स्थिति, मतलब ये लार ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? मध्य कर्ण के पास, मिडल ईयर के पास। कृष्णा भट्ट, बिल्कुल स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है लाइव क्लास में जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका। पैरोटिड लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण के पास। क्लियर है? संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी, मतलब दो, एक इधर वाले मध्य कर्ण की तरफ और एक इधर वाले मध्य कर्ण की तरफ, तो दो पैरोटिड लार ग्रंथियां होंगी। और अगला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है इन तीनों में से? तो आपको जवाब देना है मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड लार ग्रंथि। क्लियर है दोस्तों? अब आगे देख लीजिए प्रकार। ये प्रकार किस आधार पर निर्धारित है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई ग्रंथि तरल पदार्थ स्रावित करे तो उसको कहेंगे सीरस प्रकार की। अगर कोई ग्रंथि श्लेष्मा या म्यूकस स्रावित करे तो उसको कहेंगे म्यूकस प्रकार की। और अगर कोई ग्रंथि तरल पदार्थ और श्लेष्मा दोनों ही स्रावित करें तो उसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड या मिश्रित प्रकार की। बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, आ जाइए। पैरोटिड लार ग्रंथि कौन सी है? सीरस प्रकार की लार ग्रंथि है। कौन सी है? जयेश पाटीदार, बिल्कुल स्वागत है जयेश लाइव क्लास में। जुड़ जाइए सभी लोग। कितने लोग? अभी 15 लोग लाइव है। बिल्कुल सभी का बहुत बहुत वेलकम। बिल्कुल जयेश, आ जाइए। सीरस प्रकार की ग्रंथि है जो एंजाइम और तरल पदार्थ स्रावित करती है। क्लियर है बात? यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आपको आइडिया है लेकिन फिर भी बताइए, हमारे लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लिखो दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप लोग कभी भी टाइम पर जवाब नहीं देते हैं ना, ऐसे आधे घंटे में जवाब देंगे अभी फिर लिख के। मैं ही बता देता हूँ उससे बढ़िया। तो एक बार फिर पूछ रहा हूँ, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? नहीं दे रहा कोई भी, कोई बात नहीं दोस्तों। मानव की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। कमलेश भगोरा ने जवाब दिया है टाइलिन। मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ? मानव की लार में पाए जाने वाले टाइलिन एंजाइम का स्त्रवण कौन सी ग्रंथि करती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि, बिल्कुल मुकेश जी, टाइलिन। यह देख लीजिए, मानव की लार में जो एंजाइम है टाइलिन, उसका स्त्रवण इन तीनों में से कौन करेगा? गुड इवनिंग मोहित पटेल, बिल्कुल मोहित स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यह देख लीजिए, जो पैरोटिड ग्रंथि है वो स्रावित करेगी टाइलिन एंजाइम। क्लियर? अगला जो बात है वो है डक्ट, नलिका। मतलब पैरोटिड जो ग्रंथि है उसकी नलिका को क्या कहेंगे? स्टेनसन्स डक्ट। डक्ट का मतलब है नलिका। नलिका का नाम भी जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में मिलाने वाले क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पैरोटिड लार ग्रंथि की नलिका का क्या नाम है? स्टेनसन्स डक्ट। क्लियर है? अब ये पाई कहाँ जाती है? मध्य कर्ण के पास। फिर नलिका के द्वारा, हेलो सर जी लक्ष्मी, बिल्कुल लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। यहाँ देख लीजिए, पैरोटिड लार ग्रंथि पाई मध्य कर्ण के पास, वहाँ से स्टेनसस नलिका के द्वारा कहाँ आकर खुलती है? ऊपरी जबड़े के सेकंड मोलर, मोलर का मतलब है च्वर्णक दांत के निकट आकर खुलती है। ऊपरी जबड़े में, जबड़ा याद रखना है, किस प्रकार के दांतों के पास? च्वर्णक। और कौन से वाले के पास? सेकंड च्वर्णक के पास आके खुलती है।
ये किसके बारे में जानकारी थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पैरोटिड लार ग्रंथि के बारे में। एक बार फिर कह देता हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं ध्यान से समझिए। मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसको हिंदी में अधोहनु लार ग्रंथि, और सब लिंगवल या अधोजिह्वा लार ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथि। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ें। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्णमूल। कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण के पास। संख्या में कितनी होती है? 1 जोड़ी। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड लार ग्रंथि। हमारी लार में जो एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, उसका स्त्रवण कौन करेगा? विनायक जोशी। बिल्कुल विनायक, स्वागत है। मोहित पटेल, विनोद। ये पता नहीं विनोद कौन है, आजकल हर कोई विनोद लिख रहा है। पता नहीं ये जो हैशटैग विनोद, पता नहीं कौन सा ट्रेंडिंग वर्ड है। मेहुल से ही बात करूंगा मैं क्लास के बाद, है ना, ये समझा देगा इसके बाद, है ना। हेमंत पाटीदार विराट से हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हेमंत लाइव क्लास में। यहाँ देख लीजिए। और किस प्रकार की है? सीरस प्रकार की, मतलब ये क्या स्रावित करेगी? एंजाइम या तरल पदार्थ। कपिल गेमिंग, बिल्कुल स्वागत है। ये देखिए कौन सी डक्ट है? स्टेनसन्स। और ऊपरी जबड़े के सेकंड मोलर। सर मुझे इस सर के नाम बताओ, हैं? क्या कह रहे हो? किसके नाम बताएं? मुकेश जी क्या समझा रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? कमेंट एक बार दिख नहीं रहा है, एक बार दिख के वापस गायब हो गया, कोई बात नहीं। कहाँ ओपन होती है? ऊपरी जबड़े के सेकंड जो च्वर्णक है उसके निकट जाके ओपन होती है। क्लियर बातें आपके सामने। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पैरोटिड लार ग्रंथि, सबसे बड़ी वाली। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ मैं आपको। मम्फस एक बीमारी का नाम है, मम्फस। हिंदी में कहते हैं इसको कनफड़ी या कनफड़े। ये देखो कनफड़े, इस बीमारी में यहां से सूज जाता है ये वाला पार्ट। इस बीमारी में क्या होगा? ये जो पैरोटिड लार ग्रंथियां हैं, पैरोटिड ग्रंथियां हैं, इनमें सूजन आ जाती है। क्वेश्चन, मम्फस या कनफड़े बीमारी किन प्रकार की लार ग्रंथियों में सूजन की वजह से होती है? पैरोटिड लार ग्रंथियों में। ये जो बीमारी है मम्फस, ये किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। और विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। तो वायरस के द्वारा एक डिजीज होती है, बीमारी मम्फस या कनफड़े, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि जो है उसमें सूजन आ जाती है। वायरस का नाम है मम्फस में पैरामिक्सो वायरस भी कह सकते हैं। पैरामिक्सो वायरस मम्पस के लिए। चलो आ जाइए, यहाँ देखते हैं अपन। तो सांप के अंदर जो विष ग्रंथियां होती है, पॉइजन ग्लैंड। इंग्लिश ग्रामर रीडिंग करवाएं लाइव, ऐसे टीचर बताओ सर आप। बिल्कुल इंग्लिश के बारे में भी बात करेंगे मुकेश जी। अभी अपन बात कर लेते हैं। प्रियंका, कमलेश, बिल्कुल स्वागत है कमलेश लाइव क्लास में आपका भी। यहाँ देख लीजिए, सांप की विष ग्रंथियां जो है, मुकेश जी बिल्कुल अपन बताएंगे आपको इंग्लिश के लिए। सांप की विष ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? पैरोटिड लार ग्रंथियों का। मतलब सांप के अंदर जो पैरोटिड लार ग्रंथियां हैं वही रूपांतरित होकर क्या बन जाती है? विष ग्रंथियां। ओके सर, आपको प्रश्न, बिल्कुल मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में, आप जुड़ें। अभी आप लार ग्रंथियों के बारे में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये देख लीजिए, मेंढक। मेंढक जो है, सामान्य मेंढक में लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, लेकिन एक मेंढक है सामान्य टोड या ब्यूफो, इसके अंदर जो लार ग्रंथियां हैं वो विष ग्रंथियों में बदल जाती है। आइस गेमिंग, बिल्कुल हाई सर, मैं भाग्यश्री, स्वागत है भाग्यश्री लाइव क्लास में। तो ये किसके बारे में बात हो गई दोस्तों? पैरोटिड लार ग्रंथि कंप्लीट हो गई। इधर से पढ़ता हूँ। सामान्य टोड, कॉमन टोड, जिसका नाम है ब्यूफो, उसकी विष ग्रंथियाँ
ज्योति बिल्कुल स्वागत है लाइव क्लास में, बहुत बहुत वेलकम। मेंढक नहीं, मेंढक में ही आता है टोड या ब्यूफो। इसके अंदर विष ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? पैरोटिड लार ग्रंथियों का। सांप की विष ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? पैरोटिड लार ग्रंथियों का। मम्फस या कनफड़े में सूजन आ जाती है, किस में? पैरोटिड लार ग्रंथियों में। किसकी वजह से होती है ये बीमारी? वायरस की वजह से। पैरोटिड लार ग्रंथियां कहाँ खुलती है? ऊपरी जबड़े के सेकंड मोलर के निकट। डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन्स डक्ट। सीरस प्रकार की एंजाइम, और कौन सा एंजाइम सिक्रेट करती है? टाइलिन। सबसे बड़ी लार ग्रंथि एक जोड़ी और मध्य कर्ण के पास, और हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्णमूल। क्लियर है दोस्तों पैरोटिड? आइए अब अपन आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की लार ग्रंथि। कितने लोग? 17 लोग लाइव है, बहुत बहुत वेलकम है सभी का। पीयूष अभी शायद इस लाइव क्लास में है, पीयूष वर्मा फिर बोलेगा सर मैं कमेंट नहीं करता। जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, इसी को कहेंगे अधोहनु। हनु का मतलब होता है जबड़ा, समझ रहे? हनुमान, हनु जबड़ा, जबड़े ऐसे हैं इसलिए उनका नाम ऐसे है। अधो का मतलब है जबड़ों से रिलेटेड। उपस्थित हूं सर पीयूष, बिल्कुल पीयूष, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, अधोहनु, अधो का नीचे, जबड़े, जबड़ों के कोनों पर स्थित होगी, जबड़ों के यहाँ पर। ये भी संख्या में एक जोड़ी होगी। प्रकार कैसा होगा? सीरस और म्यूकस, मतलब दोनों ही, तरल पदार्थ भी और श्लेष्मा भी स्रावित करेगी, इसलिए इसको मिश्रित भी कह सकते हैं। मिश्रित लार ग्रंथि कौन सी है? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर या अधोहनु लार ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। इसकी डक्ट का क्या नाम है? इसकी डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट। और ये ग्रंथि कहाँ आके खुलती है? निचले अग्र इंसाइजर्स, इंसाइजर्स को क्या कहेंगे? कृंतक के ठीक पीछे, निचले वाले जबड़े में जो आगे वाले इंसाइजर्स है उनके ठीक पीछे जाके खुलेगी। कौन सी ग्रंथि? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? तो अपन बात कर रहे हैं, 15 लोग अभी लाइव है। इससे पहले अपन ने बात की थी केमिस्ट्री के बारे में। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो मैंने आपको कहा था 9351047315, ये कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है, इनसे आप जुड़ें। क्या रीज़न है? 30 लोग, कल भी मैं आपको बोला था अगर आपको कोई क्लास अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से हमको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई लाइव जुड़ने में और प्रॉब्लम है, कोई टाइमिंग प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हैं। समझ रहे हैं? आप बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाएगी। इसलिए जिनके नंबर मेरे पास है मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा। कोई ऐसा कैंडिडेट जैसे पीयूष वर्मा है ना, इन जिनके भी कैंडिडेट के नंबर नहीं है वो इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाएं ताकि अपन बाद में भी डिस्कस कर सकें क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखो आपके लिए ही ये सारी क्लासेज है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन इन सबको बंद करके कुछ और शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? तो इस नंबर पर जुड़ जाएं, जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं बात कर ही लूँगा। आइए दोस्तों अपन बात करते हैं एक बार फिर से। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर अधोहनु, जबड़ों के कोनों के निकट एक जोड़ी, मिक्स प्रकार की, क्योंकि तरल पदार्थ भी स्रावित करती है और श्लेष्मा भी स्रावित करती है। डक्ट का नाम क्या है? वार्टन्स डक्ट। ओपन कहाँ होती है? निचले जबड़े में अग्र इंसाइजर्स है उनके ठीक पीछे जाके। कौन सी ग्रंथि? सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर या अधोहनु। इसकी डक्ट का क्या नाम है? वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट। क्लियर है दोस्तों? यहाँ आ जाइए। अभी अपन बात करते हैं किसके बारे में? सबलिंगुअल के बारे में। अधोजिह्वा, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे की तरफ जो ग्रंथियां पाई जाती है। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? पैरोटिड। और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल या अधोजिह्वा। स्थिति कहाँ है?
निचले जबड़े में जीभ के नीचे पाई जाती है, निचले जबड़े में जीभ के नीचे पाई जाएगी। कौन से प्रकार की है? म्यूकस प्रकार की। इसका मतलब ये क्या स्रावित करेगी? म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित करेगी। डक्ट, कौन सी डक्ट? बहुत सारी डक्ट होगी इसके अंदर जो जीभ के नीचे खुली रहती है, और उन सभी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेविनस, डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी हो गई? सबलिंगुअल। एक मैंने लिखी है यहां पर इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल मानव में अनुपस्थित होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल मानव में अनुपस्थित होती है। ये यहाँ क्यों लिखवाई है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था, 4 ग्रंथियां दे दी, निम्न में से कौन सी अनुपस्थित है? इंफ्रा ऑर्बिटल। ये मानव में नहीं होती, ये जुगाली करने वाले जंतुओं में होती है, रूमिनेंट्स में होती है, जुगाली करने वाले जंतुओं में होती है। ज्योति उपस्थित है, बिल्कुल पीयूष स्वागत है। यहाँ देख लीजिए, जुगाली करने वाले जंतुओं में जो आँख है, नेत्र कोटर है, आई ऑर्बिट है, उनके पास में पाई जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि। मानव में ये क्या होती है? अनुपस्थित। तो इस तरीके से मैंने आपको लार ग्रंथि के बारे में बताया है। सबसे छोटी कौन सी है? अधोजिह्वा। सबसे बड़ी कौन सी है? पैरोटिड। संख्या में ये बहुत ज़्यादा, बाकी दोनों एक एक जोड़ी। कहाँ खुलती है? ये ऊपरी जबड़े में। ये वाली कहाँ खुलती है? निचले जबड़े में, ये भी निचले जबड़े में। केवल पैरोटिड ही है जो ऊपरी जबड़े में खुलती है, च्वर्णक दांतों के पास। ये कहाँ खुलती है? इंसाइजर्स के पास। ये तो पहला ही इंसाइजर्स है निचले जबड़े का, ये ऊपरी जबड़े का सेकंड मोलर है। इस तरीके से आप क्लासिफाई करते जाएंगे तो चीज़ों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? जैसे आपसे बोले ऊपरी जबड़े में कौन खुलती है? पैरोटिड। बाकी दोनों निचले जबड़े में, जिसमें एक तो जीभ में खुल गई, बात खत्म। बाकी निचले जबड़े में पहले इंसाइजर्स के ठीक पीछे खुलेगी सब मैक्सिलरी। अब बचा कौन सा? ये ऊपरी जबड़े में सेकंड मोलर के पास खुलेगी। ओपन हो गया। स्टेनसन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट और डक्ट ऑफ रेविनस, ओपनिंग हो गई। ये सीरस प्रकार की, ये मिक्स प्रकार की, और ये म्यूकस प्रकार की। ये एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी, ये बहुत सारी। सबसे छोटी, और ये गुड इवनिंग निखिल पाटीदार, दिवड़ा छोटा, बिल्कुल निखिल, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है लाइव क्लास में। तो ये दोस्तों किसके बारे में क्लियर कट बात कर ली है? 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ। जुगाली करने वाले जंतुओं में इंफ्रा ऑर्बिटल भी पाई जाती है, मनुष्य में, मानव में अनुपस्थित होती है। ठीक है? नेत्र कोटर या आँखों के पास में पाई जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं और उससे आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ठीक है, 17 लोग लाइव है, बहुत बहुत वेलकम है। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं बहुत स्वागत। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं। सर लाइट ज़्यादा हो रही है, जो लिखा है सही नहीं दिख रहा है। हेमंत पाटीदार विराट, नोट्स बनाते टाइम अच्छा नहीं दिखता। बिल्कुल, इसका भी कोई सॉल्यूशन करते हैं, है ना। अभी देखते हैं अपन दोस्तों, ये जो फ्रंट का कैमरा है उससे ज़्यादा साफ वीडियो नहीं आते। नॉर्मल वीडियो आप देखेंगे तो बहुत क्लियर है, फिर भी ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको अब देखते हैं। और है ना, लाइटिंग का देखते हैं, एडजस्टमेंट जो भी है करेंगे उसके बारे में भी यहाँ देखते हैं, है ना। एक लाइटिंग का अपन और देख लेते हैं। चलो अब देख लेते हैं लाइटिंग और ज़्यादा अच्छी अगर आपको लगे तो। यहाँ देखो दोस्तों, पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ ताकि आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस बारे में बात हो जाएगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऊपरी जबड़े में
जो सेकंड नंबर वाला मोलर है उसके पास में जो नलिका खुलती है उस नलिका का क्या नाम है? नलिका का नाम बताइए पहले। ऊपरी जबड़े में सेकंड मोलर के पास एक लार ग्रंथि की नलिका खुलती है, उस नलिका का क्या नाम है? ये देख लीजिए, बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऊपरी जबड़े में सेकंड मोलर के पास एक लार ग्रंथि की नलिका खुलती है, उस नलिका का क्या नाम है? मनीषा पाटीदार, स्टेंसस, ये कुछ दिनों से ही हो रहा है। विनायक जोशी, बिल्कुल, हाँ, लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम है, उसको अपन देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, स्टेनसंस डक्ट, ठीक है। और ये स्टेनसंस डक्ट किससे संबंधित थी? पैरोटिड लार ग्रंथि से। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद एक और बात मैं आपको बताता हूँ, निचले जबड़े में जो सबसे पहले वाला इंसाइजर है उसके पास कौन सी नलिका आके खुलती है, उसका नाम बताइए। ये जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे गए ना, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? बड़े ध्यान से देखिए इनको ना। निचले या अग्र इंसाइजर्स पर जो नलिका आके खुलती है उसको क्या कहेंगे, वो देख लीजिए। बताइए दोस्तों, क्या नाम है? जल्दी से बोलिए, 19 लोग लाइव हैं। निचले अग्र इंसाइजर्स में वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स नलिका, और ये किसकी है? अधोहनु, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की। क्लियर है? और तीसरी डक्ट ऑफ रेविनस, जो किसकी है? सबलिंगुअल या अधोजिह्वा की। ये नलिकाएं और ग्रंथियां आपको याद होनी चाहिए। पैरोटिड लार ग्रंथि जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। वार्टन्स, बिल्कुल, रोहित, मनीषा और दोनों ने बहुत सही जवाब दिया है। यहाँ देख लीजिए, मतलब आप लोगों ने बहुत ध्यान से क्लास देखी है। एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे मैंने आपको बता दिए हैं। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड। सांपों में जो विष ग्रंथियां हैं वो किसका रूपांतरण है? पैरोटिड का। सामान्य टोड में जो विष ग्रंथियां वो किसका रूपांतरण है? पैरोटिड का। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आइए अब अपन बात करते हैं लार के बारे में। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, लार या सलाइवा। लार में कुछ पढ़ने से पहले एक ध्यान रखें, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रवण होता है। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रवण होता है, ठीक है। ये जो लार है इसकी पीएच अप्रोक्सीमेट में 6.8 होती है। ध्यान से देखिए, पीएच भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। और पर डे एक दिन में कितनी लार स्त्रावित होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वार्टन्स, विनायक जोशी, रजत, रोहित और मनीषा ने जवाब दिया है। तो लार के बारे में पीएच कितनी है लार की, ये ध्यान रखें। और एक दिन में कितने लीटर? 1 से 1.5 लीटर, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। इस लार के अंदर यहां देखो 99% क्या होता है? जल पाया जाता है। लार में 99% क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा। और केवल 1% क्या पाए जाएंगे? अन्य पदार्थ पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे दोस्तों? अन्य पदार्थ, ठीक है। अब इस अन्य पदार्थ में क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। पहला तो है टाइलिन। अन्य पदार्थ में पहला है टाइलिन एंजाइम। अभी मैं बहुत बार बोल चुका था,
पैरोटिड लार ग्रंथि ही क्या स्रावित करती है? टाइलिन। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। इस टाइलिन के लिए खास बात यह है कि ये इसी पीएच पर काम करता है 6.8 के आसपास। क्लियर है? अगर आपने गुटखा खाया, ठीक है दोस्तों, तो आपके मुंह की पीएच 6.8 से कम हो जाएगी। और अगर पीएच कम हो जाएगी तो आपका टाइलिन क्या नहीं कर पाएगा? काम नहीं कर पाएगा। और काम नहीं कर पाएगा तो फिर भोजन का पाचन भी ढंग से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आप समझ गए, आपके मुंह की पीएच 6.8, इसी पर टाइलिन काम करेगा। गुटखा नहीं खाना चाहिए। पीएच याद रखना है, एंजाइम याद रखना। और ये टाइलिन एंजाइम कौन स्रावित करती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरी बात। इसी लार में एक आयन होता है क्लोराइड आयन। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। वार्टन्सडक, बिल्कुल। ये जो क्लोराइड आयन है दोस्तों, ये इस टाइलिन को क्या करता है? एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन, लार में उपस्थित कौन सा आयन टाइलिन को सक्रिय करता है? क्लोराइड आयन। ठीक है, आगे वाली बात देखते हैं। इसी के अंदर ध्यान से देखिए दोस्तों, इसी लार में एक पदार्थ पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाएगा? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों? यहां देख लीजिए, अगर आपके खाने के साथ कोई जीवाणु अंदर चला गया, ये रहा जीवाणु, ठीक है, ये लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोजाइम क्या करता है? ये जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है, इस कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति नष्ट, तो जीवाणु भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो लाइसोजाइम यूं कह सकते हैं जीवाणुओं से सुरक्षा करता है। जीवाणुओं से सुरक्षा। और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? याद करो, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन। और साथ में म्यूरिन, म्यूरामिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। लाइसोजाइम पसीने और आंसू में भी पाया जाता है। बिल्कुल बात करते हैं, देख लीजिए, जितने भी तरल पदार्थ, पसीना, आंसू, लार, इन सब में क्या पाया जाएगा? लाइसोजाइम पाया जाएगा। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करके जीवाणुओं को खत्म कर देता है। और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की। अगली बात और देखिए दोस्तों, हमारी लार के अंदर क्या पाया जाता है? एक प्रतिरक्षी पाई जाती है, प्रतिरक्षी। और उस प्रतिरक्षी को कह सकते हैं एंटीबॉडी। क्या कह सकते हैं? और उस एंटीबॉडी का नाम है IgA। IgA, लाइसोजाइम पसीने और आंसुओं में, बिल्कुल पीयूष। हमारी लार में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA प्रकार की एंटीबॉडी। यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ देख लीजिए, ये जो IgA एंटीबॉडी है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? अभी मैंने बोला ये लार में पाई जाती है। अभी ये देखिए, ये आंसुओं में पाई जाती है। और देखिए, ये पसीने में पाई जाती है। और यही एंटीबॉडी माँ के दूध में भी पाई जाती है। और माँ का जो पहला दूध है उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम। माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। माँ के पहले दूध को क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रम। IgA एंटीबॉडी दोस्तों कहाँ कहाँ पाई जाती है? लार में, आंसुओं में, पसीने में और माँ के दूध में। हर तरल पदार्थ में पाई जाती है, इसलिए इसको स्त्रावी प्रतिरक्षी भी कहते हैं।
सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं आईजीए को। क्या कहेंगे दोस्तों? सिक्रेटरी एंटीबॉडी, क्योंकि ये शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों में पाई जाती है। लाइसोजाइम हो गया, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी हो गई, क्लोराइड जीवाणु की कोशिका भित्ति, टाइलिन कितनी पीएच पर काम करेगा, गुटखा खाएंगे तो पीएच क्या हो जाएगी? कम। और माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? आईजीए। पसीने में, आंसुओं में, लार में, सब में आईजीए, इसलिए स्त्रावी या प्रतिरक्षी प्रकार कहेंगे इसको, है ना, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। क्लियर है दोस्तों? अब आगे और बात करते हैं इसी लार में क्या क्या पाया जाता है। यहां देखिए दोस्तों, इसके अलावा लार में जो पाया जाता है वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। कौन से आयन? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। दूसरे हैं फॉस्फेट आयन, PO4-3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये दोनों आयन क्या करते हैं? अम्ल और क्षार संतुलन, एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। लार में हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉस्फेट आयन अम्ल क्षार संतुलन या एसिड बेस बैलेंस करने का काम करते हैं। क्लियर है? पांचवी बात के बाद अपन बात कर लेते हैं ये छठे नंबर वाली बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लार में एक पदार्थ पाया जाता है थायोसाइनेट। क्या पाया जाता है? थायोसाइनेट। ठीक है, ये जो थायोसाइनेट है लार में पाया जाएगा। क्या करता है थायोसाइनेट? ये थायोसाइनेट एक काम करता है जिसको आप फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन से बचाता है। अगर आपने सड़ा हुआ खाना खा लिया तो उस टाइम जो रिएक्शन होगी उससे बचाने का काम थायोसाइनेट करेगा। और थायोसाइनेट किस में पाया जाता है? लार के अंदर। खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग से सुरक्षा करेगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, वैसे ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब हर जगह बताया जा रहा है दारू पीने, सिगरेट पीने के सीन शूट किए जा रहे हैं और नीचे लिख देते हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आज अगर अपन एक बार यूं कह दें कोलेस्ट्रम बिल्कुल पीयूष, लाइसोजाइम, अगर आज अपन यूं कह दें कि सिगरेट पीने के, बीड़ी पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन एक फ़ायदा भी है। अब फ़ायदा है इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप दो सुबह शाम सिगरेट पीना शुरू कर दें। लड़कियां भी कि हमारे सर ने बोला है कि सिगरेट पीने का फ़ायदा है, वो भी लगे हैं सुट्टा खींचने में। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चीज़ें याद रहें इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया कि धूम्रपान करने वालों की लार में थायोसाइनेट ज़्यादा होता है। थायोसाइनेट ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? हाँ सर, मेहुल भट्ट, हाँ सर जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ देखिए, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनकी लार में थायोसाइनेट ज़्यादा होता है, ऐसी एक रिसर्च है। और इसकी वजह से उनमें खाद्य विषाक्तन क्या होगा? कम होगा। मतलब समझ रहे हैं? सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो जाएगा, श्वास से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाएगी, लेकिन आपकी लार में थायोसाइनेट बढ़ जाएगा। गलती से आपने सड़ा हुआ खाना खा लिया तो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को, सर कहाँ से लाइव हो? हिमांशु सुथार, बिल्कुल जयपुर से। हिमांशु जयपुर से लाइव है, जयपुर से, है ना। 20 लोग अभी लाइव क्लास में हैं। खाद्य विषाक्तन से बचने के लिए थायोसाइनेट, 2 सिगरेट शाम को, 2 सिगरेट सुबह पियो,
है कि नहीं, आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होने वाली है। ये किसके बारे में आपको पता लग गया है, लार के बारे में, सलाइवा के बारे में। क्लियर है बात दोस्तों। टाइलिन, क्लोराइड, लाइसोजाइम, एंटीबॉडी, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉस्फेट क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस, थायोसाइनेट खाद्य विषाक्तन से बचाता है। धूम्रपान करने वालों की लार में थायोसाइनेट ज़्यादा होता है। लार की पीएच कितनी होती है, 6.8, और 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का स्त्रवण होता है। क्लियर है दोस्तों, मिटा देते हैं। अब तो क्लियर दिख रहा है ना। अभी जो ये बोर्ड पर लिख रहा है ये तो क्लियर दिख रहा है भाई सबको, एक बार कमेंट करो सभी लोग। अभी हेमंत कह रहा था बाद में दिक्कत आती है, उसका भी कल सॉल्यूशन करते हैं, बात करता हूँ मैं। आपको बताना चाहिए कि सर इस प्रकार की दिक्कत है। अभी जो मैंने लिखा है वो तो क्लियर दिख रहा है, एक बार कमेंट करें हाँ सर विनायक बिल्कुल, और इसका भी सॉल्यूशन करेंगे बाद में, आपको दिक्कत आती है तो, है ना। क्लियर ही है सर, बिल्कुल हाँ दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत सभी का। ऐसे टाइम पर तो आप बहुत बढ़िया तरीके से रिप्लाई करते हो वैसे ना। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें तो आप 1 सेकंड में रिप्लाई करते हो, और गलती से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आधे घंटे तक रिप्लाई नहीं करते हो। बड़े चालू लोग हो तुम लोग। क्लियर है बिल्कुल, सभी बोलेंगे अब, है ना। लेकिन अभी मैंने मान लो बाई चांस एक क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर गलत, फिर कोई रिप्लाई नहीं करेगा, है कि नहीं। बिल्कुल सभी का। हिमांशु सुतार बताई दिया, जयपुर से लाइव है, घर से अपने। ये देख लीजिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है ना, अगर आपने पूरे वीडियो डाइजेशन या पाचन तंत्र के ढंग से देखे हैं तो एक दिन मैंने आपको बताया था ENS, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आंत्रिय तंत्रिका तंत्र, हिंदी में आंत्रिय तंत्रिका तंत्र, अर्बेकिस और मिजनर फ्लेक्सस के बारे में मैंने आपको बताया था, क्लियर कट। उस बात को मैं आपको बता रहा हूं। अभी लार पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पर क्यों बता रहा हूं, देखिए यहां पर एक एग्जाम में पूछा गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ध्यान से देखना दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से लार का स्त्रवण, सैलाइवा का सिक्रेशन बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान से देखो, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अगर काम कर रहा है तो लार का स्त्रवण घटेगा या बढ़ेगा। चिराग पाटीदार, बिल्कुल चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। 16 लोग अभी लाइव क्लास में हैं। इस क्वेश्चन का अगर किसी को आइडिया है तो जवाब दें। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये मैंने आपको हिंट दिया है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की वजह से लार का स्त्रवण कम हो जाता है। पीयूष, बिल्कुल। और भी कोई? चलो देखते हैं, कम हो जाता है, यहाँ देखते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र याद करो, जब आप दुखी रहते हैं तब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है। हिमांशु सुतार कम, शाबाश हिमांशु, वेरी गुड। हिमांशु और पीयूष दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसको याद कैसे रखना है, देखो कम ज़्यादा तो फिर भूल जाएंगे। अगर आप दुखी है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और उस टाइम लार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप दुखी है और आप डर रहे हैं तब भी यही होगा। डरना दुखी होना ही है, और क्या है, डरना दुखी होना ही है। चिराग पाटीदार, बाय सर, बिल्कुल आया ही क्यों था चिराग तू, है
दिख रहा है सर कमलेश भगोरा, शाबाश इसको अब पता लगा है। यहाँ देख लीजिए, तो सपोज करें आपके सामने लड्डू है, ये लो लड्डू रखे हुए हैं, ये कोई बोल रहा है, और पड़ोस में आपके ये बिल्कुल जंगल में खुला शेर, शेर के सामने लाकर आपको कोई बोल रहा है कि ले लड्डू खा, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, स्वादिष्ट है, जोधपुर मिष्ठान भंडार से अभी लेके आया हूं, ले खा। इसकी वजह से आपको डर लग रहा है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाते हैं आपके पढ़ने की स्पीड तेज होती जाती है और भूख लगना बंद है। शेर के डर की वजह से ये आपके लार का श्रवण नहीं बढ़ा सकते, आपका मुंह सूख जाएगा। आपने देखा होगा डर के मारे गला सूख गया, गला सूखने का मतलब है लार का श्रवण क्या हो गया, कम हो गया। तो जब जब भी आप डरेंगे आपकी लार का श्रवण कम हो जाएगा। एग्जाम में पानी की बोतल लेके जाना चाहिए, पानी की बोतल लेके जाना चाहिए, दूसरी बोतल तो लेके भी नहीं जा सकते। अगर वहाँ पर भी मऊड़ी की बोतल ले जाने की परमिशन हो तो बिल्कुल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इस तरीके से जब आप याद रखेंगे तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में पानी की बोतल ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप डरे हुए हैं, आप दुखी हैं, कैसा पेपर जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसकी वजह से लार का श्रवण कम, आपका गला सूखा जा रहा है, और गला सूख रहा है इसलिए आपको बार बार पानी की ज़रूरत है। प्यास नहीं लग रही है, गला सूख रहा है। क्लियर है बात? किसी के डर की वजह से, दुख की वजह से बार बार गला सूखता है क्योंकि लार का श्रवण कम हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? पीयूष ने बहुत सही, पीयूष और हिमांशु दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। यहाँ देखिए मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और बात करते हैं जो इस लार से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। याद करिए, क्रेनियल नर्व, कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व, कपालीय तंत्रिकाएं। कितनी जोड़ी होती है कपालीय तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी। क्लियर है दोस्तों? इसमें से 7वीं नंबर वाली और 9वीं नंबर वाली, ये दोनों कपालीय तंत्रिकाएं लार के श्रवण से संबंधित है। लार के श्रवण से संबंधित कपालीय तंत्रिकाओं के नाम बताइए। उससे पहले अभी आप संख्या याद रख लें, 7 और 9। क्लियर है बात? 12 के 12 जोड़ी के अपन नाम भी पढ़ेंगे जब तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। अभी अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। लार के बारे में अप्रॉक्सीमेट सारी बातें मैंने आपको बता दी है। लीवर बता दिया है, अग्नाशय बता दिया है और लार बता दिया है। कल से आगे वाली क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे किसके बारे में, कि पाचन कैसे होता है। अगर आपने बड़े ध्यान से देखा हो तो अब तक अपन ने पाचन नहीं, केवल संरचना ही पढ़ी है सभी की। और कार्यों के बारे में बात करें तो यकृत, अग्नाशय और लार के कार्य ही बताए हैं। यहाँ पर देख लीजिए 14 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। कुछ बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। 5 बातें, 5 सवाल पूछ रहा हूँ, है ना? 5 सवाल, उसके बाद आज की क्लास ओवर। आज की क्लास से ही शुरू करते हैं। क्या आप लोग सही पढ़ाई कर रहे हैं? अपने आप आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। पहला, कौन सी लार ग्रंथि मिश्रित प्रकार की होती है? पहला सवाल बताइए दोस्तों, कौन सी लार ग्रंथि मिश्रित प्रकार की होती है? कौन सी लार ग्रंथि मिश्रित प्रकार की होती है? जवाब दीजिए। 12 लोग अभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आइडिया लग जाएगा आपने किस तरीके से तैयारी की है।
कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि खासकर मिश्रित प्रकार की होती है? कौन सी लार ग्रंथि मिश्रित प्रकार की होती है? और लार ग्रंथि में मिश्रित का मतलब है जो सीरस और म्यूकस दोनों प्रकार की हो। कौन सी लार ग्रंथि मिश्रित प्रकार की होती है? जवाब बताइए दोस्तों। क्लियर दिख रहा है? उसका जवाब तो बड़े तेज गति से दिया था आप लोगों ने, और इसका जवाब अभी तक नहीं दे रहे हो। बताइए जल्दी से। कौन सी लार ग्रंथि मिश्रित प्रकार की है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। सब मैक्सिलरी, शाबाश। अर्पिता जोशी, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये बहुत अच्छा जवाब है, शाबाश अर्पिता। अब आगे है ना, अब बाकी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस से, अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस से संबंधित हार्मोन का नाम बताइए। अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस से संबंधित हार्मोन का नाम बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। अग्नाशय में सर मेरे वीडियो 3 मिनट लेट चैट, अच्छा लेट होता है, कोई बात नहीं है ना। अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस से संबंधित हार्मोन, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस से संबंधित है? बोलिए दोस्तों, इसका जवाब बताइए। दूसरा सवाल, एक जवाब आते ही बाकी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से बोलिए, अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस से संबंधित हार्मोन कौन सा है? पहले आपको ग्लाइकोजेनेसिस समझना पड़ेगा क्या है, फिर हार्मोन का नाम देखना पड़ेगा। जल्दी से बताइए। अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस से संबंधित हार्मोन कौन सा है? 11 लोग लाइव है, जवाब दीजिए दोस्तों। सब मैक्सिलरी, लक्ष्मी मीणा, सर मेरे वीडियो 3 मिनट लेट चैट चल रहा है। कमलेश भगोरा, थोड़ा लाइव कर ले तो उसको, है ना, 3 मिनट लेट चल रहा है कमलेश, तो लाइव में आ जाइए, लाइव दबा दीजिए, लाइव से शुरू हो जाएगा। अग्नाशय में ग्लाइकोजेनेसिस से संबंधित हार्मोन कौन सा है? जल्दी से जवाब बताइए। इंसुलिन, रोहित पाटीदार। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? ग्लूकोज को किस में बदलने वाला? ग्लाइकोजन में। और ये कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। कौन सी सेल के द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिकाओं, इंसुलिन की कमी हो जाती थी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती थी, इसी को क्या कहते थे? डायबिटीज़। क्लियर है दोस्तों? तीसरी बात, तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, यूरिया निर्माण से संबंधित चक्र का नाम बताइए। यूरिया निर्माण से संबंधित साइकिल कौन सा है जो यूरिया में होता है? लिंगोवल किसने बोला रे? अच्छा, अब बता रहा है इसका जवाब वो। ये बताइए दोस्तों, बोलो, यूरिया निर्माण से संबंधित चक्र कौन सा है? इसका जवाब बोलो। यूरिया निर्माण से संबंधित चक्र कौन सा है? इसका जवाब बताइए। यूरिया निर्माण से संबंधित चक्र कौन सा है? जल्दी से जवाब दो। मैक्सिलरी, अभी पता ही नहीं। अरे तीसरे नंबर के सवाल का जवाब दीजिए। यूरिया निर्माण से संबंधित चक्र कौन सा है? यूरिया निर्माण से संबंधित चक्र कौन सा है? ऑर्निथीन चक्र, शाबाश।
रोहित पाटीदार और मनीषा पाटीदार। ऑर्निथिन चक्र जो कहाँ पर संपन्न होता है? लीवर में संपन्न होता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे 2 क्वेश्चन और फिर आज की लाइव क्लास कंप्लीट। आप चेक कर लीजिए आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। आपने एक नाम सुना था परिसेसिका। परिसेसिका बोले तो अंधनाल, या इसी को बोले तो अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है ये बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है? बड़ी आंत के कौन से भाग में पाया जाता है? बड़ी आंत के कौन से भाग में पाया जाता है? बताइए इसका जवाब। यूरिया निर्माण ऑर्निथिन हो गया है दोस्तों, ये देखिए। परिशेषिका, अंधनाल या अपेंडिक्स बड़ी आंत के कौन से भाग में पाया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मोनिका सोहेल, दायां भाग। गोल ब्लेडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मोनिका। सीकम। मनीषा पाटीदार, वेरी गुड मनीषा। जो सही पढ़ रहे हैं उनके जवाब सही आ रहे हैं दोस्तों। मैं आपको हर रोज़ कहता हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ढंग से पढ़ें पुरानी बातें। फालतू डाटा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रेगुलर क्लास और बाद के वीडियो ढंग से नहीं देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, लास्ट और आखिरी बात ये देख लीजिए। आपने एक नाम सुना होगा लीबर कुहन की दरारें। लीबर कुहन की दरारें। लीबर कुहन की दरारें। लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में और यकृत में। लीबर कुहन की दरारें, लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? आखिरी क्वेश्चन आज का, फिर इसके बाद कल फिर लाइव क्लास में बात करेंगे। लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में और यकृत में या लीवर में। यकृत को अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं। लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? पीयूष वर्मा, कमलेश भगोरा, दोनों का जवाब बी है। बाकी लोग भी अपना जवाब दीजिए। यकृत को लीवर भी कहते हैं, यकृत को लीवर भी कहते हैं। फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? क्लियर देखिए हिमांशु सुतार, बिल्कुल। तो दोस्तों लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कई बार लोग बाग ऐसे लीबर और वो होता है लीवर और अपना ही दिमाग लगा लेते हैं और क्या जवाब कर देते हैं? यकृत। नहीं, लीबर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत के अंदर। याद करो, विलाई के बीच में, इधर लेमिना प्रोपरिया में पेनेट सेल और बाकी कोशिकाओं का जो है समूह, वो क्या कहलाएगा? लीबर कुहन की दरारें। ठीक है दोस्तों, ये लार और लार से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट। कल फिर लाइव क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आराम से अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। वीडियो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले लाइव क्लास में जुड़ो फिर वीडियो देखो। पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़े दिनों में किस लेवल का पढ़ रहे हैं ये आपको खुद को रियलाइज़ होगा। जब आप बुक पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा दोस्तों। इसलिए बड़े आराम से, ध्यान से चीज़ों को पढ़े। थैंक यू।